ये है मेरी टाटा सफारी डाइकॉर जो कि 2012 मॉडल है और ये जो है फ़िलहाल 45,000 किलोमीटर्स के आसपास एक्सपीरियंस हम लोगों ने कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के रिलेटेड हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी रही है भाई जो स्टार्टिंग से ख़रीदना हर एक इंसान का सपना रहा है, बट कोई ख़रीदता नहीं था क्योंकि उस टाइम पे एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगी थी भाई। 12-13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए उस वक्त पे देना कोई आम बात नहीं थी, और उस वक्त इतना ज़्यादा सिस्टम भी नहीं था EMI वगैरह का भाई। बट आज की डेट में जो है ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। उसके अलावा आज की डेट में सेकंड हैंड मिल जाती है। अच्छा, उस टाइम पे ना इसके प्राइस से बढ़ के एक चीज़ थी जो इसे लेने के लिए इंसान को मना करती थी, और वो थी इस गाड़ी की मेंटेनेंस। तो इसलिए बहुत कम ही लोग थे उस वक्त पे जो इस कार को ले पाते थे। खैर, आज की डेट में वो लोग इस कार को लेना चाहते हैं क्योंकि ये हमेशा से सपना रहा होगा उनका। तो उनके दिमाग में कई डाउट्स होते हैं कि क्या उन्हें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर कई चीज़ें वो जानना चाहते हैं इस कार को लेने के पहले। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूँ भाई। खैर, एक चीज़ मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे लिए क्लियर कर दें, और वो है आपका सब्सक्रिप्शन। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक टाटा सफारी लवर हैं। और भाई, अगर आप टाटा सफारी लवर है और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये ओनरशिप इस एक्सपीरियंस को अब स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले फ्रंट में हम हैं तो फ्रंट की ही बात करते हैं। कुछ ऐसा लुक है कार का। हेडलैम्प्स इसमें हेलोजन आते हैं भाई, रिफ्लेक्टर बेस्ड, और कंपनी से हेलोजन आते हैं। मैंने इसमें फ़िलहाल LED डलवाया हुआ है, तो इसका जो रिस्पांस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। स्टार्टिंग में हेलोजन का तो बहुत ज़्यादा खास नहीं रहता है। उसके बाद आप LEDs भी लगवाओगे तो इसके रिफ्लेक्टर में पता नहीं क्या है, उस लेवल का आपको इसमें जो है रिस्पांस नहीं मिलेगा। यही सेम टू सेम LED अगर आप किसी और कार में इंस्टॉल करवाओगे तो उसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा अलग होगा। इसीलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द सफारीज़ में आपको ऑक्सिलरी लाइट्स या तो यहाँ बम्पर पे या तो छत पे भाई मिल जाती हैं। तो हेडलाइट रिस्पांस इसका थोड़ा बेटर होना चाहिए था, और मेरा गला भी अभी बेटर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसलिए थोड़ा आवाज़ जो है उससे मैनेज कर लेना। बाकी नीचे 2 फॉग लैम्प्स है, वो भी हेलोजन ही आते हैं, उनका भी रिस्पॉन्स कुछ खास ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा जो है फ्रंट लुक कार का है। मैंने आपको हेडलाइट्स वगैरह का एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बता दिया। अब आ जाते हैं साइड में। तो साइड से जो लुक है वो कुछ इस प्रकार का है, और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इसका लुक है। एक प्रॉपर SUV वाला लुक है। 16 इंचेस जो है इसमें आपके साइड के व्हील्स आ जाते हैं। अच्छा, इनकी जो लुक है वो सेम टू सेम बिल्कुल एलॉय जैसी है, और सारा इनका फंक्शन भी सेम एलॉय जैसा ही है। बस इनका जो मटेरियल है वो स्टील का है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल था, तो उसमें भाई ऑफ रोडिंग में एलॉयस का टूटने का खतरा रहता है। बट ये जो स्टील व्हील्स हैं ये आसानी से नहीं टूटते। तो डिज़ाइन तो अच्छी है, बट है ये स्टील के ही, एलॉयस नहीं है ये। तो साइड लुक कुछ ऐसा है, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी यहाँ आपको साइड में बैजिंग मिल जाती है 2.2 VTT डाइकॉर की। ये इस गाड़ी का इंजन है 2.2 लीटर का, और काफ़ी बड़ा और काफ़ी पावरफुल इंजन है। बाकी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं। इसमें आपके टर्न इंडिकेटर्स LED में आते हैं। ये सीक्वेंशियल नहीं है, नॉर्मल ही है, ठीक है। और बाकी देखो, इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ, लगे हाथ। तो इंटीरियर भाई कुछ इस टाइप का है गाड़ी का। इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सही है, क्योंकि उस वक्त ऐसे ही होता था। उस टाइम के हिसाब से तो बहुत लग्जूरियस है फिर भी। तो कॉफ़ी कलर में और बीज में जो है पूरा इंटीरियर दिया हुआ है। अब आ जाते हैं रियर में। तो रियर लुक ऐसा है, और टेल लैम्प्स उसमें भाई हेलोजन ही है। सब सारी चीज़ें मोस्टली हेलोजन आती थी उस टाइम पे, तो उसी तरीके से अभी भी है। बस हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है वो आपका इसमें आता है अपना LED के साथ में। यहाँ पीछे स्पेयर व्हील मिलता है, सेम साइज़ है जो स्पेयर टायर है वो भी। और अब आते हैं एक बार इसके बूट पे। तो 812 लीटर का बूट स्पेस है, और इन दोनों सीट्स में बैठने में बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। अगर मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा बहुत ख़राब रहा है। मेरी हाइट अराउंड 5'9.5 है। 1-2 बार मैं बैठा हूं उसमें और मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" तक है तब तक तो ठीक है, मतलब तब भी एकदम लंबी राइड्स आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी थाइज़ जो है वो यहाँ पे होती हैं मोस्टली। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा एक्सपीरियंस इन सीट्स का रहता है। प्लस इसमें रैटलिंग इशूज़ भी हैं। तो एक प्रॉपर मैं इसे 7 सीटर भाई नहीं मानता हूँ। आप अगर इसमें 5 लोग और लगेज बहुत सारा है तो उस केस में जो है कार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। बाकी AC वैसी यहाँ तक भी अच्छा काम करता है, लेकिन मेन चीज़ है कि सीटिंग कंफर्ट तो होना चाहिए। सीटिंग कंफर्ट नहीं है इसमें। अब मैं आपको रियर सीट्स का जो किस्सा है उसको दिखाता हूँ। कुछ ऐसी हैं रियर सीट्स, और भाई सीट्स जो इसकी हैं, मतलब पीछे की हटा देते हो जो 2 सीट है 7 सीटर की वजह से, उनके अलावा जो बाकी की जो 5 सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब भाई मिडिल पैसेंजर जो है वो भी बहुत ही आराम से बैठेगा। पीछे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको वो कोई भी बम्प नहीं मिलता, मतलब ट्रांसमिशन टनल जो है वो बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा आराम से जो है थर्ड पर्सन भी बैठेगा, और बाकी जो 2 हैं वो भी बैठेंगे। मैगज़ीन होल्डर भी है, अंडर थाई सपोर्ट ले लो, आपका वो ले लो, हेडरूम ले लो, लेग रूम ले लो, हर एक चीज़
बिल्कुल परफेक्ट है, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है इस कार में। एसी पीछे जो है 4 एसी वेंट्स ऊपर मिलते हैं, 2 नीचे मिलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ये मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो अभी तक मैंने इस गाड़ी के साथ में किया है, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। कंफर्ट के मामले में अगर बात की जाए, दोनों हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल है और बाकी 60-40 स्प्लिट सीट्स भी हैं, तो कंफर्ट के मामले में भाई कोई कमी है ही नहीं इस गाड़ी में, चाहे आप इन 5 में से कहीं पे भी बैठ जाओगे। ठीक है, अब आगे आता हूँ, मैं आपको आगे बताऊँ तो इस गाड़ी में जो है कुछ कमियाँ भी है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं अभी। इसमें 6 वे आपको जो है एडजस्टेबल 8 वे मिलती है, इनफैक्ट 6 वे 8 वे ड्राइवर सीट, और को ड्राइवर भी 8 वे ही है। अब 8 वे कैसे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है भाई लंबर सपोर्ट का भी एडजस्टमेंट आता है। ठीक है, ये देखो, ये बना हुआ है ना, ये सीट कवर में जो है फंसा हुआ है, इसको काट के बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये आपका 8 वे है, लंबर सपोर्ट भी आप इससे एडजस्ट अपना कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसा आपका मीटर है। तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की अगर बात करें तो राइट साइड में टैकोमीटर है और लेफ्ट साइड में अपना स्पीडोमीटर है। तो बहुत सारी गाड़ियों में ये चीज़ उल्टी होती है, बट इसमें जो है अलग है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखते हो तो कुछ ऐसा है भाई, ट्रिप पे ट्रिप भी, और इसका आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो, जो इल्यूमिनेशन है, मतलब कितनी तेज़ ब्राइटनेस वगैरह जो है उसको आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। राइट साइड में फ्यूल गेज है, लेफ्ट साइड में टेम्परेचर गेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें भी डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स आ जाते थे। बाकी यहाँ पे एसी वेंट है जो कि टूट चुका है भाई, पावर विंडो के स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो आपके ORVMs हैं उनके भी स्विचेस दिए हुए हैं। बात कर सेंट्रल कंसोल की, 2 एसी वेंट्स हैं। आगे का इसका जो एसी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब आगे गर्मी अगर सड़ी हुई है तो फिर आगे की जो एसीज़ हैं वो ढंग से काम बिल्कुल भी नहीं करती हैं भाई। आगे की एसी अच्छी नहीं है इस गाड़ी की, ठीक है, पीछे की तो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, उसके अलावा नीचे इंफोटेनमेंट है। इसमें जो है एल्पाइन का 6 स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम आता है कंपनी फिटेड। तो फिलहाल में तो निकला हुआ है भाई, ये अलग चीज़ लगाई हुई है। 2 कप होल्डर्स आते हैं बीच में, और यहाँ पीछे फ़ोन रख सकते हो। बाकी लॉकेबल आपका ग्लव बॉक्स है, इसमें काफ़ी डिसेंट स्पेस है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो इंटीरियर से कुछ ऐसा है। बाकी वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, तीनों चीज़ें रियर में मिल जाती हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या है। देखो, एक इस गाड़ी में बहुत ही बड़ी बुराई है, वो ये है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी फेल हो जाते हैं। जैसे इसकी ये लाइट है तो ये कभी भी ख़राब हो सकती है, जैसे पीछे वाली हो गई। ठीक है, मतलब चलते चलते कभी भी ख़राब हो जाएगी और कभी भी सही हो जाएगी। ठीक है, इस गाड़ी की भाई जो आपकी सेंट्रल लॉकिंग है उसमें कुछ हो सकता है, पावर विंडो इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं इस कार की, उसमें भरोसा करना बिल्कुल भी भाई जायज़ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। मतलब सीधी सीधी बात है कि भाई कभी भी कुछ भी जो है इस गाड़ी का ख़राब हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल्स हैं। तो ये है, कभी कभी इसका एसी एक बार ख़राब हो गया था, वायरिंग का इशू हो गया था, उसको सही किया तो पीछे वाली लाइट ख़राब हो गई। मतलब इलेक्ट्रिकल्स इस कार के कभी भी फेल हो जाते हैं, तो ये एक इस कार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। बाकी बात करें अगर इस गाड़ी के मेंटेनेंस की, इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें 2.2 लीटर का VTT डाइकोर इंजन आता है भाई, और बड़ा इंजन है। तो इस हिसाब से जो है सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। मतलब ये मान के चलो कि मोटा मोटा भाई 7 से 10 हज़ार के आसपास जो है मिनिमम इसकी सर्विस होती है। अगर पार्ट्स वगैरह चेंज होंगे तो फिर उसकी तो कोई लिमिट है नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो खर्चे होते हैं। अभी तक हमसे इस कार ने कोई ऐसा सच मेजर खर्चा नहीं मांगा, बस एक बार इसकी टाइमिंग बेल्ट टूटी थी, वो भाई सही करा दिए थे। उसके अलावा ऐसा सच कभी कोई मेजर खर्चा इस कार ने नहीं मांगा हमसे। तो माइलेज की बात करो भाई, सिटी में 10-11 से ज़्यादा नहीं देगी, हाईवे पे 14 से 15 देगी, उससे ज़्यादा मुश्किल ही देती है, 15 से 16 के आसपास दे देती है। ठीक है, ये हो गया भाई इस गाड़ी का माइलेज। और अगर अगली चीज़ देखते हैं भाई, तो पॉजिटिव्स मैं आपको बताऊं। पॉजिटिव्स भाई, इसमें इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, इसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा जो पावर है, पिकअप है, वो बहुत बढ़िया है गाड़ी। इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है 208 mm के आसपास है, और भाई कहीं पे भी ये गाड़ी चढ़ जाएगी, कहीं से भी निकल जाएगी, कहीं पे भी उतर जाएगी, क्योंकि उस लेवल का दम इसके इंजन में भी है, प्लस ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, सस्पेंशंस भी अच्छे हैं, टायर्स भी अच्छे हैं। तो ये गाड़ी कभी मना नहीं करती है भाई, कहीं पे भी चढ़ने के लिए, कहीं पे भी गुजरने के लिए ये गाड़ी कभी नहीं मना करती है, ना नहीं करती कभी भी। तो ये इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि भाई सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ऊंची है, लेकिन फिर भी 140-150 तक जो है स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली निकल जाती है कहीं से भी। तो ये सारे इसके पॉजिटिव्स हैं भाई। कंफर्ट मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है। रियर का जो एसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है,
नेगेटिव्स की बात करें तो इसकी हेडलाइट्स थोड़ा इंप्रूव हो सकती थी, जो इसकी फ्रंट एसी है वो और इंप्रूव हो सकती थी। चाबी ये तो हालांकि हमने आफ्टर मार्केट फ्लिप की बनवाई है, बट जो नॉर्मल आती है वो अच्छी नहीं थी। तो फ्रंट एसी हो गया भाई, हेडलाइट्स हो गई, और उसके अलावा जो आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स हैं वो कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, वो थोड़ा सही हो सकता था। उसके अलावा एज सच मुझे इस कार के कोई नेगेटिव नहीं लगते। रैटलिंग इशूज़ थोड़े बहुत होते हैं भाई, वो टाटा महिंद्रा की लगभग सारी गाड़ियों में होता है, लेकिन ना होता तो वो चीज़ भी बढ़िया रहती। पर अगर आप एक ओवरऑल प्रोडक्ट के हिसाब से देखो तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है भाई। ये एक लेजेंडरी गाड़ी है, हेड टर्नर है, आज की डेट में भी इतनी पुरानी हो गई है, पर फिर भी इस कार की जो एक रिस्पेक्ट है वो भाई आज भी लोगों के दिलों में वैसी की वैसी ही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। और मतलब ऐसा भी है कि लोकल मैकेनिक्स भी इसे काफ़ी आराम से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एक जानी मानी पुरानी अपनी गाड़ी है। तो आई होप कि मैंने आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर नहीं कर पाया कुछ तो इंस्टाग्राम की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, प्लस कमेंट बॉक्स भी ओपन है, वहाँ पे भी जाके आप अपने सवाल वगैरह जो है पूछ सकते हो। सफारी की और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल पे पड़ी भी हुई हैं, और अगर आगे आप कुछ और चाहते हो तो बता देना, बना देंगे। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये गाड़ी मैं ओन करता हूँ तो इसके बारे में बहुत सी वीडियोज़ जो है वो मैं बना के डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।